आधुनिक होती मुंबई लोकल, मेट्रो का व्यापक नेटवर्क, दूसरे शहरों से वंदे भारत और बुलेट ट्रेन से तेज आधुनिक कनेक्टिविटी आने वाले कुछ वर्षों में मुंबई का कायाकल्प होने जा रहा है। गरीब मजदूर से लेकर कर्मचारी, दुकानदार और बड़े बड़े बिजनेस संभालने वाले सबके लिए यहां रहना सुविधाजनक होगा। यहां तक कि आसपास के जिलों से भी मुंबई आना जाना भी सुलभ होने वाला है। कोस्टल रोड हो, इंदु मिल स्मारक हो, नवी मुंबई का एयरपोर्ट हो, ट्रांस हार्बर लिंक हो, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स मुंबई को नई ताकत दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मुंबई का कायाकल्प होने वाला है। उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स के नाम गिनाए, चाहे मुंबई के मेट्रो की बात हो, चाहे यहां आने वाले बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट हो, ट्रांस हार्बर लिंक हो, कोस्टल रोड हो। एक ऐसा शहर जो देश की आर्थिक राजधानी का दर्जा रखता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जिसका हाथ बेहद तंग है, जिस पर पॉपुलेशन का लोड बहुत ज्यादा है, लेकिन सड़कें उसकी बहुत छोटी है, जो अक्सर खचाखच भरी रहती हैं। यहाँ की लोकल जो कि लाइफलाइन कही जाती है, उसमें पीक में चढ़ना किसी आम आदमी के बस की बात तो नहीं है। उसे आज मेट्रो की सौगात मिली है और कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जो लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन सवाल बड़ा यही है कि क्या वाकई में मुंबई के लिए ये काफी होगा? क्या ये वक्त से काफी देरी से नहीं आ रहा? और जब तक ये सब कुछ होगा, क्या मुंबई और आगे निकल चुकी होगी और आने वाले वक्त में भी वो अपनी उन तकलीफों से दो चार ही रहेगी जिसे वो आज तक झेलती हुई आई है? तो यही आज हमारा फोकस होगा कि तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्या वाकई में मुंबई की शक्ल सूरत को बदल देंगे? मुंबई में जनजीवन के लिए जो सबसे बड़ी पीड़ा है, आना जाना रहना और ट्रैवल करना, क्या वो सुलभ हो पाएगा? और क्या मुंबई का कायाकल्प सच में होगा? आज इसी पे चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान। कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता राजीव पांडे, हीरानंदानी ग्रुप के चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी, आर्किटेक्ट और अर्बन प्लानर चंद्रशेखर प्रभु और नाइट फ्रैंक इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुलाम जिया साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आवाज अड्डा के अड्डापति नीरज वाजपेयी। आपको भी लग रहा होगा कि आज आवाज अड्डा में विपिन भट्ट है, नीरज वाजपेयी कहाँ गए, तो वो यहीं पर मौजूद है। तो मैं दर्शकों के पास जाऊँ, माफ कीजिए, अपने मेहमानों के पास जाऊँ। पहला सवाल आपसे ही कि आज जो हुआ, मुंबई को दो मेट्रो फेजेस में कहूंगा, वो मेट्रो तो ऑलरेडी ऑपरेशनल थी, लेकिन उसके अगले दो फेज कंप्लीट हुए। नो डाउट उससे मुंबई के पश्चिमी भाग को बहुत बड़ी सहूलियत मिलेगी, कंजेशन में बहुत अंतर आएगा, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। आपको भी लगता है कि ये छोटे छोटे या बड़े छोटे जो भी है इंफ्रा प्रोजेक्ट, यही इस शहर को बदल सकते हैं, जिस तरह की इसकी ज्योग्राफी है और जितना लोड इसके ऊपर है? विपिन, पहले तो बताऊं मैं इधर क्यों बैठा। आज मैंने एंकर की कुर्सी इसलिए छोड़ी क्योंकि मैं अपनी तरफ से कुछ बातें कहना चाहता हूं जो बीइंग एंकर मैं नहीं कह सकता था। क्योंकि इस शहर से मैं भी बहुत प्यार करता हूं, 2 दशक मुझे यहाँ हो गए हैं। नो डाउट कि जो आज उद्घाटन किए गए हैं, जिनका आगे काम बढ़ाया गया है, वो बहुत बड़े इस शहर की तस्वीर बदलने वाले हैं। बहुत ही मतलब गेम चेंजर जिसको कहते हैं। लेकिन बहुत देर से ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन चलिए, अब कम से कम हो रहा है और मेरा अंदाजा कम से कम 20 साल हम लोग लेट हैं इन प्रोजेक्ट्स के मामले में। लेकिन अब जो हो रहा है उससे आम आदमी की जिंदगी बड़ी आसान होगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। देर से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दिल्ली में जब ऐसा हुआ तो हमको लगा था ट्रांजैक्शन बहुत इजी हो जाएगा, ट्रैफिक कम होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि बहुत हम लोग भारत में बहुत लेट प्रोजेक्ट करते हैं। लेकिन खैर, आलोचना मैं बाद में करूंगा। आज तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने बेहतरीन प्रोजेक्ट्स, कोस्टल रोड हो, ट्रांस हार्बर लिंक 50-60 साल पहले उसकी कल्पना की गई थी, शायद इस साल 2023 में सब पूरा होगा। हवाई अड्डा जो अभी भी बन ही रहा है, उम्मीद है वो भी 2024 तक बन ही जाएगा। तो ये ऐसे प्रोजेक्ट है जो मुंबई, जो भारत की सबसे बड़ी नगरी है और जिसपे पूरी दुनिया के लोगों का आना जाना रहता है, वहां पे एक शक्ल बदलेगी, थोड़ा खूबसूरत बनेगी और लाइफ बहुत इजी होगी। फिर ऐसा नहीं होगा कि मोदी जी बीके से आएंगे तो वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा। शायद इस सब से हमें इन प्रोजेक्ट के जरिए छुटकारा मिलेगा।
चलिए, तो एक आधारशिला आपने भी रख दी कि आज हमारी बहस कहाँ जाने वाली है, कहाँ बातचीत जाने वाली है। वाकई ये जरूरी भी है, इस शहर में रहते हैं तो इस शहर की बात करना जरूरी है। और ये शहर एक तरह से हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करता है, पूरा हिंदुस्तान एक तरफ और मुंबई एक तरफ, मिनी हिंदुस्तान इसको कह लीजिए। तो आज इस शहर की ही बात कर लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। चंद्रशेखर प्रभु साहब, जो ऐसा नीरज जी भी अभी कह रहे थे कि इंफ्रा प्रोजेक्ट आए तो, लेकिन ये काफी लेट चल रहे हैं। क्या ये जो प्रोजेक्ट हैं 10 साल कह लें, 20 साल कह लें, शहर की जो जरूरत है उसके हिसाब से काफी पीछे कह लें, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। क्या ये दुरुस्त कर पाएंगे? क्या ये शहर को इसकी जो कमजोरियां हैं उससे निजात दिला पाएंगे? क्या इसके कंजेशन को दूर कर पाएंगे, या फिर वही है कि ये प्रोजेक्ट वक्त के पीछे रह जाएंगे, तकलीफें बढ़ती चली जाएंगी? देखिए, शहर की समस्याओं को समझने वालों को ये पता है कि जितनी भी सुविधाएं शहर को दे वो कम पड़ती है। आज जो सुविधाएं अधिक लगती है वो कुछ सालों में बहुत ही कम महसूस होती है। जैसे मेट्रो की बात अगर करें, मुंबई की लाइफलाइन मेट्रो नहीं है, ना ही हो सकती है। मुंबई की लाइफलाइन तो उसकी रेलवे है, जिसमें कम से कम 70 लाख लोग या 80 लाख लोग ट्रैवल करते हैं। मेट्रो की एस्टिमेशन में, अगर जो मेट्रो ने एस्टिमेट किया है वो अगर पूरी तरह से सफल हो, तब भी 10 लाख से ज़्यादा लोग मेट्रो से नहीं जाएंगे। मतलब 80 लाख में से 10 लाख लोगों को भी अगर थोड़ी बहुत राहत भी मिल गई तो 70 लाख लोगों को तो वही करना है। और आम आदमी की ज़िंदगी में इन सब चीज़ों से मध्यम वर्ग की ज़िंदगी में फ़र्क आ सकता है। आम आदमी की ज़िंदगी, आप सोचिए कि चर्चगेट से लेकर मलाड जाने के लिए जो आदमी 10 रुपया 15 रुपया महीने का 100 रुपये का पास लेता है, जिसमें वो 10 बार आगे पीछे जा सकता है, वो एक मेट्रो के 2 स्टेशन के बीच में 40 रुपया एक बार दे पाएगा क्या? तो आम आदमी की बात मत करिए। सुविधा है, उससे बेनिफिट होगा, डीकंजेशन होगा, ये मैं कहने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि जो लोग ट्रेन में जाएंगे वो ट्रेन में जाएंगे। गाड़ियों की संख्या जब तक बढ़ती जाती है और रास्तों की चौड़ाई उतनी ही रहती है तो कंजेशन तो होगा ही होगा। इससे कंजेशन कम होगा ऐसा किसी को लगता है? मुझे नहीं लगता। जब तक लोग अपनी गाड़ियां अपने घर में छोड़ के मेट्रो ले या ट्रेन ले, तब तक कंजेशन तो होगा नहीं। लेकिन ऐसी बात तो दिख नहीं रही है। एक मेट्रो की लाइन ऑलरेडी 10 साल से चल रही है। पहले भी कहा गया कि उससे कंजेशन कम होगा। कंजेशन कम नहीं होगा, लेकिन स्वागत तो करना चाहिए। जितने भी मेट्रो लाइंस होगी उसका स्वागत तो करना ही चाहिए, क्योंकि अधिक बेनिफिट हो। अगर 80 लाख लोग ट्रेन में जाते, उसके जगह में 70 लाख भी हो गए, तो भी 10-15% अगर ट्रेन को राहत मिली तो भी वो मेरे हिसाब से बहुत है। लेकिन इससे अगर आपको यूं लगे कि जादू की छड़ी है और गेम चेंजर है, ये सारे वर्ड्स आपके मीडिया में इस्तेमाल करना बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन वो वास्तव में, मैं तो शहर समझने वाला आदमी हूँ, वास्तव में उसका शहर के ऊपर इतना ज़्यादा, जो मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग है उनके लिए ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। जैसे कोस्टल रोड, मेरे जैसे लोग जिनके पास 2 या 3 गाड़ियां हैं, हम अपनी गाड़ियों में एक जगह से दूसरी जगह में बहुत तेज़ी से जा पाएंगे। उसमें टोल भी भरेंगे 100 रुपये का, तो भी हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम थोड़े जल्दी अपनी जगह पे, डेस्टिनेशन पे जा पाएंगे। लेकिन क्या आम आदमी इससे राहत लेगा? मुझे नहीं लगता उसको बहुत ज़्यादा उससे फ़र्क पड़ेगा। जी, ठीक है। तो ये भी एक व्यू है कि क्या इससे कायाकल्प होगा, क्या एक ऑर्नामेंटल पीस बन के रहेगी। हमारे शहर में मोनोरेल भी है, उसकी कितनी यूटिलिटी अभी हमें नहीं पता। मेट्रो जरूर है, और मेट्रो ऐसा नहीं है कि ये एक अकेली मेट्रो पूरे शहर के लिए। मुंबई, साउथ मुंबई जो कि एक आइलैंड सिटी है, उसके अलावा सबर्ब्स, उसके अलावा MMR जिसे हम कहते हैं, यानी कि नवी मुंबई, ठाणे, इसमें जोड़ दें तो पूरे में मेट्रो का जाल फैलाने के लिए काम हो रहा है। और आने वाले 5-6 साल में हम देखेंगे। निरंजन जी, क्या आपको भी लगता है कि ये काम ठीक तो है लेकिन पर्याप्त नहीं है?
विपिन जी, मैं चंद्रशेखर प्रभु मेरे बहुत सारी मित्र हैं, पर मेरे व्यू उनके अलग ही है। उन जो बात की है उनसे अलग मैं समझता हूँ। पूरे जैसे रेलवे लाइन देखेंगे तो वो लगभग 190 किलोमीटर के हैं, वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे और हार्बर लाइन। और मेट्रो जब ये अभी ऐड कर रहे हैं वो 330 किलोमीटर का मेट्रो है, और ऑफ कोर्स फेज वाइज सब बन रहे हैं, लेकिन 2 साल के अंदर ये पूरा लाइन कंप्लीट होने। तो मेरे अंदाज से ये बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही फर्क हो जाएगा। ऑफ कोर्स जो बताए कि उसकी जो कॉस्टिंग है ज्यादा है एज कंपेयर टू सबर्बन रेल लाइन, लेकिन वो बात हो जाएगी। दूसरी बात रही कि जो कनेक्टिविटी रोड से हम करते हैं उसके साथ बस लेन्स भी वो विचार किए हैं। तो जैसे कोस्टल रोड पर बसेस की जो बात कर रहे हैं, और पार्किंग लॉट्स भी किए हैं कि लोग वहां पार्किंग करके बसेस में भी रैपिड बसेस भी कर सके। तीसरी बात रही है जो MTHL है, वो जो 22 किलोमीटर का मेट्रो है, वो एक जमाने में हम कहते थे कि मुंबई एक आइलैंड सिटी है, और जब ये अंग्रेज थे तो 7 आइलैंड्स है, लेकिन अब एक सिटी है और वो भी एक आइलैंड गिना जाता है। लेकिन ये कनेक्टिविटी के बाद मुंबई का आइलैंड की जो स्टेटमेंट है वो निकल जाएगी, क्योंकि वो मेनलैंड से जुड़ जाएगा, और वो पूरी जमीन जो नवी मुंबई है, पनवेल है, कर्जत है, वो यहाँ से जुड़ जाएगा। तो मेरे अंदाज से काया पलट तो जरूर होगी, लेकिन चंद्रशेखर प्रभु जो कहते हैं कि जो मुंबई की गहराई के अंदर जो भीड़ है वो कितने जल्दी से फैला जाएगा वो हम थे, क्योंकि मुंबई कोई डीकंजेस्ट ओवरनाइट तो नहीं हो सकता, लेकिन राहत 100% होने वाली है। कोस्टल रोड, क्रॉस हार्बर ब्रिज, नवी मुंबई एयरपोर्ट, कनेक्टिविटी जो आप बात करते हैं उसमें बहुत ही फर्क पड़ जाएगा। आप सोचिए, अभी हमारे मुंबई शहर में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट 60 साल के अंदर 30,000 करोड़ रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं इन्वेस्ट की, और अब हम 5 साल के अंदर 3 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्रॉस हार्बर ब्रिज के लिए, मेट्रो के लिए, कोस्टल रोड के लिए, ये सब आप गिनते हैं। नवी मुंबई प्राइवेटाइजेशन के अंदर है, लेकिन ये आप 3 लाख करोड़ की बात है। प्रधानमंत्री जी आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं आ पा रही, कोशिश करेंगे इस लिंक को रिकनेक्ट करें। लेकिन गुलाम जिया साहब भी कमेंट उनसे ले लेते हैं, फिर चर्चा को थोड़ा और खोलेंगे। गुलाम साहब, क्या कहेंगे आप कि ये जितने भी जो मुंबई का जिस तरह का नेचर है, जिस तरह की ये इसकी ज्योग्राफी है, क्योंकि ये भी हमें देखना होगा कि मुंबई की ज्योग्राफी रेस्ट ऑफ द किसी सिटी से, आप दिल्ली से बात कर लें, बेंगलुरु से बात कर लें, इनफैक्ट कलकत्ता, चेन्नई से कंपेयर करें, इसकी ज्योग्राफी बहुत अलग है। क्या इसकी टिपिकल ज्योग्राफी इसके लिए बाकी के जो कन्वेंशनल काम है जो दूसरे सिटीज में हो रहे हैं उसके ऊपर कुछ डिमांड करती है? आप मेट्रो लगा दें, आप एक ट्रांस हार्बर लिंक बना दें, आप एक कोस्टल रोड भी बना दें, क्या उतने भर से इसका निजात हो जाएगा? ऐसा शहर भी जहां रोज 70 लाख लोग, जैसा अभी प्रभु साहब भी बता रहे थे, ट्रेन से सिर्फ एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं, किसी एक बड़े शहर की पॉपुलेशन इन्हें ट्रेन में चल रही है। देखिए, मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी इम्प्रूवमेंट्स हैं, ये जाहिर सी बात है बहुत बेहतरीन है। आपके जो एडिटर साहब है वो बता रहे थे वो 20 साल से इस शहर में, मुझे आज 52 साल हो गए इसी शहर में हूँ, और मैं जो कुछ देख रहा हूँ ये एक बहुत बड़ा, काफी हद तक मेरे हिसाब से एक इनकलाबी स्टेटस है कि जहां पर आपके नए इतने सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं प्रभु साहब से पूरी तरह सहमत हूँ कि ये जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं ये तकरीबन अपर मिडिल क्लास को ही केटर कर रहे हैं। और चूंकि आपने एक दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात सामने रखी, दूसरे शहरों से मुंबई का मवाजना, अगर आप उस पर भी गौर करें, बिल्कुल सही कहा आपने, मुंबई अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड शहर है, क्योंकि समंदर से घिरा हुआ है, कम से कम 3 अतराफ से समंदर से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर आपकी कॉस्ट थोड़ी बढ़ती जरूर है, लेकिन इसके बावजूद से केवल इसलिए कि समंदर से घिरा हुआ है, इसके लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरी तरह ध्यान ना दें, ये अपने आप में कोई लॉजिक नहीं है। और चूंकि आपने कंपैरिजन की बात की, मेरे हिसाब से आज दिल्ली भारत का सबसे बेहतरीन शहर बन के उभर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ले लें, मेट्रो आज तकरीबन 10-12 साल पहले वहां पर शुरू हुआ है। उसके बाद उन्होंने आज एक और चीज जो मेरे लिए बहुत ज्यादा
एक एक इनकलाब है, वो है रैपिड मेट्रो रेल। और इस चीज को प्रभु साहब की बात से कनेक्ट किया जा सकता है कि रैपिड मेट्रो रेल, वो रैपिड रेल जो है उन्होंने जो शुरू की है दिल्ली में, आई थिंक कुछ दिनों में मेरठ से दिल्ली को कनेक्ट किया जा रहा है, सीपी को। तकरीबन 1 घंटे में मेरठ से दिल्ली आप पहुंचिएगा, जिसे तकरीबन 2 से 2.5 घंटा इस समय लग रहा है। वो एक इनकलाब है। और वहां पर बिल्कुल आम लोग जो मध्य वर्ग के या उससे नीचे के लोग हैं, वहां उसमें ट्रेवल करेंगे। तो इसी तरह मुंबई को भी जरूरत एक हाई स्पीड रेल की है, HSR जिसे हम कहते हैं। जैसे दिल्ली में बन रहा है, वो अब मुंबई में भी बनना जरूरी है, ताकि जो रिमेनिंग 70 लाख की जब प्रभु साहब बात कर रहे हैं, उन पर भी गौर किया जाना जरूरी है। ये बहुत अशद जरूरी बनता जा रहा है। अगर हम किसी और शहर में कर रहे हैं ऑलरेडी, दिल्ली ने अपने आप में एक बहुत अहम कदम उठाया है, मुंबई को उससे फौरन फॉलो करना बहुत जरूरी बन रहा है। और वही एक असर है जो आप सारे लोगों पर देखोगे। जो 70 लाख लोगों पर अगर असर देखना है, तो आपको हाई स्पीड रेल या एग्जिस्टिंग लोकल ट्रेन के नेटवर्क को इंप्रूव करना बहुत जरूरी होता चला जा रहा है। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट एक जो अभी गुलाम साहब ने रखा, वो गाजियाबाद से मेरठ का हाई स्पीड ट्रेन है, जो कि मार्च में शायद चल जाएगी वहाँ से। मेरे पास उसका अभी किसी ने थोड़ी देर पहले वीडियो भेजा, शायद ये शो देख के ही उन्होंने भेजा होगा कि आप इसकी बातचीत करें। डेफिनेटली वो है। मैं प्रभु साहब की बात से थोड़ा सा डिफरेंस रखता हूँ। मैं जो हीरानंदान जी कह रहे हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैं अपने पर्सपेक्टिव से रहूँ। जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स में बात करते हैं कि 1 रुपया जब सिस्टम में आता है तो 16 बार घूमता है। वैसे ही जब आप 330 किलोमीटर की मेट्रो बना रहे हैं, कोस्टल रोड बना रहे हैं, MTHL बन रहा है, तो ईज होती है ट्रैफिक। आज मुझे मेरी मजबूरी कि मैं लोअर परल में रहूं, क्योंकि मेरे को 16 घंटे काम करना है। लेकिन अगर मेरे पास ये सुविधा हो कि मैं इजीली बिना समय गंवाए केवल ट्रैफिक रनिंग टाइम को लेकर के मैं बांद्रा में रह सकता हूं, तो मैं लोअर परल में नहीं रहूंगा। ये तब होगा जब आपके पास वो ईज होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं थोड़ा इससे भी डिसएग्री करता हूं कि मुंबई में सिर्फ 15 रुपए का टिकट लेके चलने वाले लोग हैं। अगर 80 लाख लोग ट्रेन में चल रहे हैं, तो उसमें से 30 लाख लोग ऐसे हैं जो कल वो 40 रुपए का टिकट लेके उस पर ट्रेवल कर सकते हैं, उनके पास पैसे हैं। मैं मुंबई को इतना गरीब शहर नहीं मानता हूं, मेरा भी 20 साल का उम्र है। मुंबई बहुत ठीक ठाक समृद्ध व्यक्ति है। एक और उदाहरण उसका ये है कि जो AC ट्रेनें हैं, उनमें ज्यादा भीड़ होने लग गई बनिस्बत एग्जैक्टली। और ये बिल्कुल मान लीजिए, आप अगर आप AC ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो वो भरेगी। अगर दिन में एक बार सुबह शाम चलेगी तो वो नहीं भरेगी। और आप देखिएगा कोस्टल रोड या जो MTHL बोला जा रहा है 300 रुपए का, उसमें शायद 400 रुपए का एक साइड का लगेगा। आप भीड़ देखिएगा उसमें। मुंबई में पैसे की कमी नहीं है, आप सुविधाएं दीजिए, लोग खर्च करने के लिए तैयार हैं। मैं जब मलाड जाता हूं तो मैं ट्रेन से जाता हूं समय बचाने के लिए। मैं भी 600 रुपए की टैक्सी में जा सकता हूं, लेकिन मैं 50 रुपए का टिकट लेके जाता हूं, क्योंकि मेरा समय बचता है। तो मैं इस बात को हीरानंदानी जी के साथ हूं कि अगर ये आप मेट्रो करेंगे, कोस्टल रोड करेंगे, ट्रांस हार्बर लिंक करेंगे, तो बहुत डिकंजेस्ट होगा ये शहर। और ये इसलिए मैंने कहा था ये गेम चेंजर है, क्योंकि आपने मुझे सुविधा ही नहीं दी ना कि हम निकल ही नहीं पा रहे, लोअर परल से आगे जा ही नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। 3 घंटे ट्रेवल करके कौन जाएगा, इसलिए मजबूरी है। लेकिन अगर वो होगा तो सही। हाँ, गुलाम साहब की एक बात से मैं सहमत हूं कि अगर आप नासिक को, पुणे को, इन सब को अगर हाई स्पीड से जोड़ो, तो और बहुत सारे लोग वहीं चले जाएंगे। वो 10 से 5 की नौकरी करने के बाद यहाँ क्यों रहेंगे? अगर मेरठ हम 40 मिनट पहुंच सकते हैं, तो पूना में क्यों 6 घंटे क्यों लगेगा? मैं 1.5-2 घंटे में पूना चला जाऊंगा। तो ये बिल्कुल सही कहा गुलाम जी ने कि ये चीजें करनी चाहिए। और मुंबई में लोगों के पास पैसे हैं सर, उनको सुविधाएं चाहिए, वो देने के लिए तैयार हैं। आप देखे तो देखिए, आप उबर ओला से लोग चल ही रहे ना, काली पीली से छोड़ के, क्योंकि पैसे हैं, आपका सुविधा है, तो ये कर रहे हैं। लेकिन एक हमारे साथ मेहमान है राजीव पांडे जी। अब ये हैं तो भाजपा के प्रवक्ता, लेकिन हाईकोर्ट में वकील और मुंबईकर भी हैं। तो पांडे जी, आप भी का भी अनुभव है मुंबई शहर में, और हम लोग ये चर्चा करें कि जो ये बहुत सारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जिनका आज उद्घाटन हुआ या कुछ का शिलान्यास हो रहा है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे प्रोजेक्ट है, लेकिन बहुत देर से हुए और बहुत स्लो होते हैं। मैं एक उदाहरण के लिए बताता हूँ। मुंबई एयरपोर्ट, नवी मुंबई वाला जो बन रहा है, जब पृथ्वीराज चौहान जी CM थे, उस जमाने में उन्होंने अनाउंस किया था कि वो पहाड़ी ले लिए, उसको तोड़ के बनाया जाएगा। 3-4 CM बदल चुके हैं, अभी भी उसमें काम चल ही रहा है। तो अगर एक प्रोजेक्ट 20-20 साल में बनेगा सर, तब तो नहीं हो पाएगा। नीरज जी, मैं आपसे सहमत हूँ कि बिकॉज ऑफ लैंड लॉज, जो हमारे यहाँ कानूनी प्रक्रिया है, जैसे एक्विजिशन की प्रक्रिया है, और कई बार जो अभी के जो नितिन गडकरी जी अपने भाषणों में कहते हैं कि जो सबसे बड़ा काम है कि कैसे हम एक्वायर करें। लेकिन आपको एक बात याद करना पड़ेगा कि आप जिस तरीके से मुंबई नागपुर का जो काम शुरू हुआ और जिस तरीके से उसकी डिलीवरी हुई है, कुछ जगह काम चल रहा है, लेकिन वो बताता है कि हम लोग अगर विल है, पॉलिटिकल विल है और लोग काम करना चाहे, तो आप एक फिक्स टाइम फ्रेम में भी काम कर सकते हैं।
सरकार जब कोई डेवलपमेंट होता है ना, तो सरकार के बदलने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। चाहे पिछली कोई सरकार ने कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लाया हो या उससे पहले की सरकार का हो। अगर आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखें तो ये कोशिश कर रही है कि जो हम शिलान्यास करें उसका लोकार्पण भी हम ही करें, ये कोशिश है। और जहां तक मुंबई कर, मैं पिछले 22 साल से मुंबई में रहता हूं, मैं मुंबई हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, कभी कभी थोड़ी बहुत एक्टिंग भी कर लेता हूं। मैं एक बात आपको बताता हूं कि ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ये गेम चेंजर होगा। क्योंकि आप देखिए मुंबई, अगर आज की डेट में मुंबई कहां फैल रहा है, मुंबई MMRDA एरिया में फैल रहा है। आज जिस प्रकार से एक व्यक्ति को जहां आप रहते हैं लोअर परेल से पनवेल जाने में जितना समय लगता है, मुझे लगता है वो 2 से 2.5-3 घंटा लगता है, वडाला से 2 घंटा लगता है। वो मेरे हिसाब से 30 से 35 मिनट में आप एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, जो नया वाला एयरपोर्ट बनने की बात है या पनवेल की बात है। जहां तक आप कोस्टल रोड को देखेंगे, उससे जो सबसे बड़ा जो मुंबई को फायदा होगा, जो मुझे लग रहा है, और MTHL से जो फायदा होगा वो कार्बन एमिशन पे है। लोग, गाड़ियां खड़ी रहती है, वो शुरू होती है और फिर या तो वो सीलिंग के बाद जाकर के वो खेतवाड़ी के जंक्शन से पहले गाड़ी खड़ी हो जाती है और फिर वो अगले 20 किलोमीटर बम्पर टू बम्पर से चलती है। उससे जो सबसे बड़ा नुकसान है मुंबई का, वो कार्बन एमिशन का है। ये कोस्टल रोड उसमें गेम चेंजर हो सकता है कि जहां से अगर उसका आर्म्स बनता है कि अगर किसी को बांद्रा जाना है या वर्ली जाना है या अंधेरी की तरफ जाना है, वो अलग अलग तरीके से जाएंगे। इसमें कोई राजनीतिक बात है नहीं। मेरा मानना है कि हर सरकार कोशिश करती है, लेकिन किसी का विल अलग है। कई लोग इस परिस्थिति को ग्रैंडनेस पे देखते नहीं है। अभी जो भारत के प्रधानमंत्री है, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, वो चीजों को बड़े बड़े लेवल पे करके डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिस तरीके से एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है पूरे देश में, तो वो इंपैक्ट आपको मुंबई में भी दिखेगा। देखिए जिस प्रकार से मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, मुंबई दिल्ली जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, समृद्धि कॉरिडोर है, इन सभी चीजों को आप देखिए, केवल मुंबई नहीं, मुंबई से जो कनेक्टेड है, मुंबई हमारे आर्थिक राजधानी है, मतलब कह सकते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट जगह में से एक है, तो उसकी कनेक्टिविटी को भी आप देखिए। अगर दिल्ली मुंबई रोड है, मुंबई नागपुर है, और जो छोटी छोटी आर्टरीज जैसे है, जो जहां आप कह रहे हैं मुंबई पुणे वाला जो है, पहले ओल्ड हाईवे था, न्यू बना, अभी नासिक है। और जहां तक रैपिड मेट्रो रेल की बात कर रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे कि यह भी काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुंबई दिल्ली मेरठ में एकदम कम टाइम में हो। इस पर इस तरीके से जब काम होगा विपिन जी और नीरज जी, मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई डीकंजेस्ट होगा। और जो लोग मुंबई में फ्लैट साइज, हीरानंदानी जी यहाँ है, वो आए, मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा बता सकते हैं कि लोग अब थोड़े बड़े घर में रहना चाहते हैं। जो व्यक्ति पहले 1 रूम किचन में रहता था, वो आजकल 1 BHK, लेकिन वो दूर जाने को तैयार है अगर आप उसको कनेक्टिविटी देते हैं। तो आज कनेक्टिविटी ये करजत तक पहुंच चुका है, MMRDA, इधर आप दानू रोड की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो कोस्टल रोड है, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। और ये जो मेट्रो की लाइन है वो और बढ़ेगी, ये घटेगी तो नहीं। अभी जहां हुआ है, जैसे अभी एक मेट्रो लाइन बन रहा है जो पनवेल की तरफ जा रहा है, वो मेट्रो लाइन भी खुलेगा। क्रॉस जो है ईस्टर्न वेस्टर्न हार्बर लाइन, इसके बीच में भी क्रॉस कनेक्शन। इसमें एक ये बात तो हम लोग कर रहे हैं, उसमें एक मुझे विपिन दिक्कत है इसमें। दिक्कत मतलब ये किसी इंडिविजुअल को मैं नहीं कह रहा हूं, एक जनरल मेरे दिमाग में ये आता है कि अभी भी जो प्रभु जी कह रहे थे ना, मैं उससे इस लिहाज से सहमत हूं कि हम लोग बहुत दूर की नहीं सोचते या बहुत कॉमन सेंसिकल चीज नहीं सोचते हैं। मुझे कोई भी बताए इस पैनल में बैठा हुआ व्यक्ति कि हार्बर लाइन डबल क्यों नहीं है आज तक, वहां क्यों नहीं फास्ट ट्रेन चलती है, किसने रोका है, कौन सा कायदा वहां रोक रहा है कि आप वहां पे एक ब्रिज बना के डबल लाइन करिए, मेगा ब्लॉक लगे रहते हैं वहां पे, फास्ट ट्रेन क्यों नहीं चलती हार्बर लाइन पे, किसको क्यों नहीं सोचा जाता इस दिशा में। ये ट्रांस हार्बर लिंक बनने में 40 साल क्यों लग रहे हैं, क्योंकि उधर जमीन है, उसको ओपन अप कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मेंटल ब्लॉक है या सोच नहीं पाते, पॉलिटिक्स है, जमीन का लफड़ा है, कमाई का लफड़ा, मुझे नहीं पता। मुझे तो कई बार एक ह्यूमन के नाते ये लगता है कि मुझे खुद कितनी खुशी हो कि अगर मैं किसी प्रोजेक्ट को शुरू करूं 5 साल में कंप्लीट कर दूं। जिन लोगों ने नवी मुंबई एयरपोर्ट की कल्पना की थी, उनको रात में नींद कैसे आती कि मेरा प्रोजेक्ट 20 साल में भी नहीं बन पा रहा है। नहीं, आपकी बात सही है कि मुंबई दुर्भाग्य कहेंगे इसको। ये सवाल लेके हम अपने पैनलिस्ट के पास जाते हैं और प्रभु साहब के पास भी जाता हूं। प्रभु साहब कह रहे हैं कि उन्होंने इन आउट सिटी को देखा है। तो प्रभु साहब,
शहर के मास्टर प्लान की ही बात कर लीजिए, थोड़े दिन हो गई, 3-4 साल पुरानी बात की, 20-20 साल में जो प्लान आता है तो एक समय में ये शहर के लिए सोचा गया कि एक तरफ सारा का सारा हम ऑफिस बनाएंगे और दूसरी तरफ रेजिडेंशियल बनाएंगे, और चूंकि शहर की ज्योग्राफी लीनियर है तो ये काम करेगा। 20 साल बाद वही लोग कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमने ये गलत सोच लिया और अब दूरियां इतनी ज्यादा हो गई हैं कि ऑफिस और घरों की दूरियां 40, 50, 60 किलोमीटर तक फैल गई। तो अब ये बताइए कि अगर ऐसा कह दिया जाए कि ये तो गलती हो गई, तो क्या तो समझने की गलती है, विल पावर की कमी है, करप्शन है क्या इस शहर? एक ऐसा शहर जो देश को सबसे ज्यादा टैक्स देता है, दुनिया भर के कारोबार यहां होते हैं, रेवेन्यू यहां जनरेट होता है, बॉलीवुड यहां पर है, खेल का बड़ा ये सेंटर है, और वहां पर अगर इस तरह का विजन नहीं है किसके पास, तो गलती किसकी का है? नहीं, मैं बार बार यही कहने जा रहा हूं। अब जितने भी प्रोजेक्ट का आपने जिक्र किया, जैसे कोस्टल रोड है, कोस्टल रोड बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, इसकी जो मूल में कमेटी बनी उस पे मैं था बतौर एक एक्सपर्ट। तो मेरी मतलब जब उसको चैलेंज किया गया कोर्ट में, तो मेरी रिपोर्ट को ही कोर्ट में बताया गया और उसकी बेसिस पे इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो बनाए हुए हैं वो हमारे हाथ के लिखे हुए हैं। तो हम इन प्रोजेक्ट्स को नहीं होना चाहिए या इसकी मुखालफत नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट्स इस शहर को ज़रूरी है, लेकिन जो मैंने खुद ने 1978 में पूरा मास्टर प्लान दिया था कि वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे और हार्बर लाइन को एक के ऊपर एक 2 मंजिला करके आज की जो कैपेसिटी है वो दुगनी की जाए, ताकि उस समय में जब 55 लाख लोग जाते थे, आज 80 लाख लोग जाते हैं, उनको थोड़ी राहत मिले। ट्रेन से ओवर क्राउडिंग की वजह से ट्रेन से गिर के मरने वाले दिन में 25 है, एक दिन में 25 लोग ट्रेन। तो फिर क्या होता है कि जो इतने अच्छे सजेशंस हैं, जो इतनी अच्छी राय है, उनको क्या माना नहीं जाता है? नहीं लिया। अच्छा, MTHL में ट्रेन अगर लगाते, उसमें कार के लिए लगती है, साथ में एक छोटी ट्रेन लगाते जिसमें कोई भी आदमी MTHL की एक तरफ जाके, ये हमारे रिकमेंडेशन में, मेरे खुद के MTHL की जो कमेटी थी उसमें हमने जब रिकमेंड किया था, तब MTHL को तो हमने कहा ही था कि इसको जल्द से जल्द करना चाहिए, लेकिन हमने ये भी कहा था कि इसमें एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी होनी चाहिए, एक ट्रेन भी होनी चाहिए, लेकिन वो ट्रेन का मामला किया नहीं। आप अगर कर रहे हैं, इतना वजन उस पे डाल रहे हैं, तो क्या एक एडिशनल ट्रेन से कुछ फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन किया नहीं। तो चूंकि वो गरीब आदमी के लिए, मतलब चाहे मीडिया हो चाहे कोई भी हो, हम सारे गाड़ी में घूमने वाले लोग हैं, वो हमको उसकी नहीं पड़ी है इतनी कि जो ऑफिस में काम करने वाले प्यून ये 5 लाख है, बॉम्बे में ड्राइवर। प्रभु साहब, इस बात पे भी मेरी एक आपत्ति है, इस बात पे भी, एक मिनट में आपको बीच में रोक रहा हूँ नीरज जी, आप भी और सारे पैनलिस्ट की मेरी इस बात पे भी आपत्ति है कि हम गरीब आदमी का नाम लेते हैं। कौन है ये गरीब आदमी, कहाँ से आ रहा है? क्यों एक शहर के अंदर जिसके पास शायद 530 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम का एरिया, वहां क्यों 2 करोड़ लोग इकट्ठे हैं? इसलिए क्योंकि यहाँ जॉब है, इसलिए क्योंकि ये शहर आपको न सिर्फ छत देता है, आपको जीने के लिए सहारा देता है, नौकरियां देता है, फाइनेंशियल हब है हमारा ये, इसलिए लोग आएंगे। और मैं प्रभु जी की बात से सहमत हूं कि मुझे तो लगता है कि मैं प्रभु जी के साथ बैठ के मोर्चा निकालूं इसके लिए किसी सरकार के खिलाफ, उस सोच के खिलाफ कि जब आप ट्रांसहार्बर लिंक बना रहे हैं तो उसमें क्यों नहीं ट्रेन का प्रोविजन किया? 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट 17000 करोड़ में आज बन रहा है। जो राजीव गांधी सीलिंग बना हुआ है वो 4 गुना कीमत पे बना हुआ है। उसके बावजूद अगर आप ये नहीं सोच पा रहे हैं तो ये सचमुच बहुत ही मतलब चिंता की बात है कि कौन लोग हैं जो ये प्लान बनाते हैं कि जब आपको दिखे, आप एक काम कर रहे हैं उसके साथ दूसरा काम करने में क्या दिक्कत है? 20 साल में बना ही रहे ना आप वो। तो ये करने में दिक्कत है। एक बात मैं प्रभु जी की खाली सब्सटेंशिएट करता हूं, जो प्रभु जी ने कहा ना कि डबल डेकर चर्च गेट से विरार के बीच सेम ट्रैक के ऊपर एक हाई स्पीड ट्रैक बने, इसकी यूपीए 2 में चर्चा शुरू हुई थी मनमोहन सिंह जी के इलाके में, और वो प्रोजेक्ट उसके बाद पता नहीं कहां चला गया, बट्टे खाते में चला गया, वो फाइल सड़ गई होगी। ये चर्चा हुई थी और उसमें आपको कोई लैंड एक्विजिशन नहीं करना था, सिर्फ उसके ऊपर आपको बनाना था, और हाई स्पीड ट्रेन चर्च गेट से विरार का प्रोजेक्ट था, लेकिन वो कहां गया पता नहीं।
प्रभु जी ने तो रिकमेंड ही किया। आई थिंक निरंजन जी इसका एक बहुत अच्छा आंसर दे सकते हैं, क्योंकि काफी कनेक्टेड है वो ब्यूरोक्रेसी से भी, जो राजनीतिक नेतृत्व आता है उनसे भी। निरंजन जी, कहाँ दिक्कत है? जैसे प्रभु जी बता रहे हैं कि सजेशन भी जा रहे हैं, प्लानिंग भी हो रही है, तो कौन रोकता है, कौन उसे होने नहीं देता? प्रभु जी करेक्ट है कि ओरिजिनली MTHNL में ट्रेन का भी सुविधा में प्लान में था, मास्टर प्लान में, लेकिन लास्ट मोमेंट पर किसने काट दिया वो हमें पता नहीं है। ईस्टर्न फ्रीवे जो बनाया है अभी, आज देखें जो साउथ मुंबई से लेके वडाला तक जो कनेक्टेड है, वो 3+3 लेन पास हुआ था, उसके कमिटी में मैं भी था। उसको 2+2 लेन बन गई, इसलिए उसके ऊपर ट्रक्स नहीं जा सकते। तो ये जो कट करते हैं या काटते हैं लास्ट मोमेंट जब प्रोजेक्ट फाइनली इंप्लीमेंटेशन है, वो लोग की सोच कम है। लेकिन एक पॉजिटिव दूसरा न्यूज मैं प्रभु जी को बताना चाहता हूँ, वो है कि जो ईस्टर्न कॉरिडोर है, वहां जो VT से लेके पनवेल तक जो पैसेंजर ट्रेन है, वो अब करजत को कनेक्टिंग करके डबल ट्रेनिंग जो कॉरिडोर बन रही है, उसका 2000 करोड़ में वो लोग पास किए। तो जो जमीन अभी आज के तारीख में पनवेल से लेके करजत तक है, दैट विल बी कनेक्टेड बाय अ रेलवे कॉरिडोर बाय द सेंट्रल रेलवे, और उसमें लगभग यू विल कनेक्ट एज मच लैंड, जैसे आधा मुंबई की जो जमीन है वो पनवेल से करजत तक ये रेल कॉरिडोर कनेक्ट करने वाली है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है कि जहां वो MTHNL पर रोड रेलवे नहीं बनाया, वो गलती है, और लेकिन उन्होंने ये कॉम्पेंसेट जरूर किया है कि पनवेल से लेके करजत, सो फ्रॉम VT टू करजत आपके पास पूरा रेल कॉरिडोर होगा और काफी जमीन उसमें खुला जाएगा, वेयर एक्सपेंशन ऑफ मुंबई कैन टेक प्लेस। तो एक कहां सोच विचार कम भी पड़े हैं, लेकिन और ऐसी भी जगह हैं जहां उनके विचार पॉजिटिव रहे हैं, which will open the Panvel, Navi Mumbai and Karjat corridor. विपिन, जो बात कह रहे हैं ये बहुत सही बात है कि बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन अगेन मेरा गुलाम जिया से सवाल है, लेकिन वो आपके थ्रू है, क्योंकि आप भी रियल एस्टेट 2 दशक से कवर कर रहे हैं। मुझे ये आज तक समझ में नहीं आया। मैं इसलिए बार बार राइटर लगा रहा हूँ कि मैं किसी इंडिविजुअल नहीं करूँगा, वरना फिर कहेंगे मैंने नहीं किया, उन्होंने किया, वो प्याज के छिलके निकलते रहेंगे। जिसने भी किया हो, मुझे कोई ये बताया कि अगर मेरे घर के सामने 15 फुट की रोड है, उसके बगल में 100 मंजिल का टावर कैसे अप्रूव हो जाता है? आपको ये नहीं पता कि वो 4 BHK 5 BHK के 20-20 करोड़ के फ्लैट बनवा रहे हैं, उसमें 4-4 गाड़ियों वाले लोग रहेंगे, वो निकलेंगे, वहाँ पे जैम लगेगा। ये मैं काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए लोअर परेल, आपको मैं दिखाता हूँ कमला मिल के सामने कैसे रोज जाम लगता है दिन भर, और वहाँ पे एक बार भी खुल गया है। तो ये प्लानिंग कौन करता है, ये मैं जानना चाहता हूँ कि इसको क्यों नहीं रोका जाता है? भाई अरे सड़क तो देख लो सामने साहब, एक गाड़ी जब वो टार्क लेती है ना, तो वहाँ प्राइवेट गार्ड खड़ा होकर ट्रैफिक रोकता है कि भाई इनको पहले निकल जाने दो। क्या प्लानिंग है इस देश में? कैसे मुंबई चल रही है? ना BMC देखती है, ना सरकार देखती है, ना आर्किटेक्चर देखती, कोई नहीं देखता इसको कि उस गाड़ी को घुमाने के लिए एक प्राइवेट गार्ड खड़ा होता है, भाई पहले इनकी गाड़ी निकल जाए तो फिर नॉर्मल ट्रैफिक हो। ये है शहर की स्थिति। अब गुलाम साहब बताएं इसमें क्या होता है। जी गुलाम साहब। जी वो वैसे ये मेरे समझ में नहीं आया कि उन्होंने आपके थ्रू क्यों रूट किया है सवाल। मैंने इसलिए क्योंकि ये भी रियल एस्टेट वाले ऑफिस में बातें हम करते हैं आपस में, लेकिन अब आपसे पूछ रहे हैं सीधा ऑन एयर। जी अच्छा, इस चीज का ना, जो हम इतने सारे सवाल हमारे खड़े हो रहे हैं, एक चीज जो मैं सबसे ऊपर ये लाना चाह रहा हूँ, जिसके ऊपर हमारी तवज्जो होनी चाहिए, जिस पर हमारा फोकस होना चाहिए, वो ये है कि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, उसकी जब प्लानिंग हो रही है, तो प्लानिंग तो काफी बेहतरीन होती है, लेकिन जैसा अभी पिछले वक्त थोड़ी देर पहले जो हिरंदानी साहब बता रहे थे कि वहां पर 3 के बदले 2 लेन्स हो गई, या जहां ट्रेन आनी थी नहीं आई, वो रोक दी गई। पता है, ये सबके पीछे एक चीज है, बजटरी कितना बजट अवेलेबल है। और सबसे बड़ा मसला, जहां तक हमने समझा है, हम भी मास्टर प्लानिंग से ताल्लुक रखते हैं, रियल एस्टेट हमारा फोकस है, ये चीज जो सबसे आगे आ जाती है, वो प्रॉब्लम है हमारा प्रोसेस इतना बजट की वजह से इतना मार खाता है। इसके एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। आज बुलेट ट्रेन बन रही है। जब बुलेट ट्रेन बनना शुरू हुई, लोगों ने सवाल खड़ा किया कि इसका क्या मकसद है, ये किसको सर्व करेगी, किसको क्या पर्पस हल करने वाली है। लेकिन ये नहीं जानते जो लोग ये सब कह रहे हैं कि आज से 10 साल बाद जब वो बुलेट ट्रेन एक आम रास्ता बन जाएगी, तब उसका सारे का सारा बजटरी प्रोविजन के बारे में कोई नहीं पूछेगा।
हम आज का बजट बना के 70 साल के आगे का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान कर रहे हैं, वो कभी नहीं हो सकता। आप देख लें जितनी भी अजीमुशान इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, हिरंदानी साहब कह रहे थे कि जो अंग्रेजों के जमाने की बनाई हुई ट्रेनें, जो लोकल ट्रैक्स है वही थे अब तक। वो ये सोचे कि कब बनाए गए थे, वो 150 साल पहले। क्या 150 साल पहले वो फीजिबल थे? मैं ये जानता हूं कि जब मैं यहाँ अंधेरी में रहने आया था, तब अंधेरी बिल्कुल वीरान था। अब आज हम विरार तक के कोई बची नहीं जगह। तो अगर उस वक्त विरार तक ट्रेन जाती थी, तो जब बांद्रा के आगे कोई आबादी नहीं थी लेकिन ट्रेन विरार तक जाती थी, तो क्यों जाती थी? और क्या उस समय बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं था? प्रॉब्लम तो हमेशा था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम नॉर्मली जिस पर हम ध्यान नहीं दे पाते, वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आज से 30 से 40 साल बाद पीक करना चाहिए, 4 साल बाद नहीं। और यही यहाँ पर हम मार खाते हैं। चाहे वो आप एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हो, जो समृद्धि एक्सप्रेसवे बन रहा है, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स आज हमारे मुल्क में तैयार हो रहे हैं जो बहुत आगे की सोच ले आए हैं। और वहां पर बजट के बारे में कोई नहीं पूछ रहा। वहां पर लोग यही कहते हैं कि आज से 30 साल बाद, 40 साल बाद भी ये प्रोजेक्ट ओवर बर्डन नहीं होना चाहिए। अगर वही चीज है, अगर आज हम जब शायद हार्बर लाइन की बात की गई कि 2 ही ट्रैक क्यों हैं, बिल्कुल सही बात है, उससे पहले 6 होने चाहिए थे। लेकिन वो 6 में से 4 काट इसलिए दिए गए कि उस समय उसका बजटरी प्रोविजन नहीं था। और ये नहीं सोचा गया कि यही 4 आगे जाके शायद 40 जितनी कॉस्ट ले आएंगे। अगर आज बनाओ आप तो शायद कॉस्ट कम हो, लेकिन 40 साल बाद तो जाहिर सी बात है चौगुनी 10 गुनी कॉस्ट होनी है। तो ये चीज सबसे बड़ा मसला है। और उससे कनेक्टेड यही सवाल आया आपने जो पूछा कि जो बहुत छोटी छोटी तंग गलियों में जो बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, वो भी अब जाके कुछ प्लानिंग नॉर्म्स हुए हैं जो रोड्स की बनिस्बत आपको बिल्डिंग की हाइट दी जा रही है, वरना पहले तो वो भी नहीं था। तो एक कदम आगे बढ़ाया जा रहा है, मास्टर प्लानिंग की अच्छी शुरुआत है। लेकिन सबसे ज्यादा चीज जो हमें तकलीफ देती है वो बजट प्रॉपर ना होने के कारण कोई ना कोई ट्रेन के 2 ट्रैक काट देगा, कोई कुछ काट देगा। जो फोरसाइट है उसकी बहुत तंगी है, उसकी बहुत कमी है। और ये कि अगर हम हर चीज यही सोचें कि आज हमारे पास इतने पैसे उसमें कुछ बनेगा, तो फिर 10 साल के बाद ये कोई चीज मुकम्मल नहीं रहने वाली, हर चीज तंग पड़ेगी। इस मामले में प्रधानमंत्री जो आज भाषण दे रहे थे तो उन्होंने बोला कि बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी। वो भी शायद वही पॉइंट हाईलाइट कर रहे थे जो गुलाम जिया साहब कर रहे हैं। और इस शहर के लिए तो आपको शायद बजट उम्मीद से ज्यादा ही रखना पड़ेगा, तभी आप इसको वक्त से आगे जो कि 40 साल 50 साल की फॉरवर्ड प्लानिंग कर पाएंगे। पर मुझे लग रहा है आपके सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिल पाया। नहीं, मैं गुलाम जिया साहब से एकदम सहमत हूँ कि बजटरी शॉर्टफॉल का बहाना बना करके अपनी शॉर्ट साइटनेस को छिपाया जाता है। मैं इस बात को अभी देखिए ना, समृद्धि के लिए कितना पैसा है। दिल्ली से मुंबई का हाईवे बनाने के लिए पैसे कमी नहीं है, लेकिन हार्बर लिंक में अगर एक फास्ट ट्रेन चलाएं तो पैसा कम बढ़ जाएगा, है ना। बीएमसी 50,000 करोड़ का बजट पता नहीं किस काम के लिए, सिडको के पास लाखों करोड़ की जमीन जो बेच रहे हैं वो कहाँ पैसा जाता है पता नहीं किसी को। लेकिन वो हार्बर लिंक के लिए हमारा पैसा नहीं भाई, उसके लिए वो दिक्कत है। तो बिल्कुल गुलाम जी सही कर चुके, हम लोगों को जो दिखता है उसी बात करेंगे, लेकिन मुझे तो पीछे ही दिख रहा है कि सोच नहीं है। सोच की दिक्कत है। आप 4 साल के लिए सोचेंगे तो यही होगा। 40 साल के लिए सोचिए ना आप कि 40 साल बाद शहर का क्या होने वाला है। तो मुझे सोच का अभाव है, शायद करप्शन भी है, शायद क्या है ही। चलिए एक छोटा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि आखिर देखिए ठीक है हमें समस्या पता है, लेकिन समस्या पता होना एक बात है, उसका निदान क्या हो सकता है, कहाँ पे वो लूप होल्स है, कहाँ पर वो प्रॉब्लम्स हैं, वो कभी सॉल्व होंगी भी कि नहीं होंगी, या आज से 10 साल बाद भी डिबेट के यही पॉइंट्स खड़े रहेंगे कि अब वो बना तो दिया था लेकिन फिर दूसरी दिक्कतें आ गई। जैसे मोनोरेल की कल्पना किसने की थी, मैं तो वही जानना चाहता हूँ, वो क्यों बनी थी मोनोरेल। मुंबई के लिहाज से तो खैर वो बिल्कुल ही काम की नहीं है, लेकिन ठीक है चलिए एक छोटा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद इन्हीं कुछ मुद्दों को उठाएंगे, कोशिश करेंगे कि समझें तो सही कि प्रॉब्लम है क्या और क्या कभी सॉल्व भी होगी, या हम इसी डिबेट में उलझे रहेंगे और इस शहर पे बस बोझ और बोझ बढ़ता चला जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। आवाज अड्डा में आज बात हो रही है मुंबई की। कह तो रहे हम कि मुंबई बदल रही है क्योंकि यहाँ पर 2 नई मेट्रो लाइंस, उसके 2 नए फेजेस का उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री ने खुद वो उद्घाटन किया और उन्होंने जिक्र भी किया कि जिस तरह के बड़े मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अब मुंबई और उसके आसपास हो रहे हैं, उससे शहर का कायाकल्प हो जाएगा और ये शहर सुविधाजनक बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि बजट की भी कमी नहीं होने देंगे। लेकिन हम बात ये कर रहे हैं कि पिछले आज़ादी के आज 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन मुंबई के साथ वो जो दिक्कतें थी शुरू से, वो बहुत ऐसा लगता है जैसे शहर वक्त से काफ़ी पीछे चल रहा, ख़ासतौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी मार खाता है। तो चर्चा जारी है, सब लोग हम हैं। तो नीरज जी, अब क्या सुझावों का सिलसिला शुरू किया जाए? हाँ, मेरे ख्याल में हम लोग काफ़ी आलोचना कर चुके हैं, लेकिन अब सुझाव नहीं। पांडे जी, आप तो चूंकि सरकार के प्रतिनिधि भी मैं मानता हूँ आपको, क्या आपके हिसाब से जो हम लोगों ने इतनी चर्चाएं की हैं,
तो मेरा तो सवाल ये, वो सुझाव के तौर पे आप एक्सपीडाइट करना चाहिए, जो भी प्रोजेक्ट शुरू करो उसको जल्दी खत्म करो। जैसे अब मैं अगर किसी से डेट पूछूं, करी रोड वाला जो ब्रिज तोड़ा था 5 साल पहले, वो कब बनेगा, जिसके चक्कर में एल्फिंस्टन किससे घूम घूम के जाना पड़ता है। छोटा सा मतलब वो 100 मीटर का भी ब्रिज नहीं होगा रेल वाला, लेकिन वो बन ही रहा है तब से। तो बताइए क्या सुझाव है सर आपके? म्यूट पे हैं सर आप, पांडेयान म्यूट करिए। नीरज जी, 2 बातें हैं। जो सबसे बड़ी बात है कि सोचना है ना बहुत बड़ा, जैसे हीरानंदानी जी जैसे सोचते हैं मुंबई के बारे में कि और बहुत सारे जो प्रधानमंत्री जी जो है वो बड़ा सोचने की बात करते हैं। आप हर विषय पर देख लीजिए, और उनका एक विजन है। तो एक तो सोचने की, बड़ा सोचने की बात है। दूसरी बात, जो ये लीकेज है जिसमें सबसे बड़ा है, मैं आज चूंकि कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं था इसलिए जो आपने बहुत सारे सवाल उठाए, तो इन सब सवालों के जवाब जो है ना, वो जो ब्यूरोक्रेटिक करप्शन है या पॉलिटिकल करप्शन है, मैं दोनों की बात करता हूं। ये एक बड़ा लीकेज है जो इकोनॉमी में होता है ना, कि पैसा बाहर चला गया, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात है कि आप जो टाइमलाइन है उस टाइमलाइन पे काम करना। अगर आप देखें तो एक मोदी जी का प्रोजेक्ट है जिसमें वो किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर के हर महीने मीटिंग करते हैं कि डेवलपमेंट कहां तक गया। इसीलिए मैंने आपको कहा कि समय बदल रहा है और देश बदल रहा है, और देश में काम करने की प्रक्रिया भी बदल रही है। कि अगर एक लीडरशिप या जो तय करे कि भाई हमने एक काम शुरू किया, ये काम कहां तक गया, और उसका अकाउंट लिया जाए, तो मेरे हिसाब से यहां काम हो रहा है और आगे होगा। तो बड़ा सोचना, इंप्लीमेंटेशन और लीकेज, जिसमें करप्शन को जो मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा लीकेज है। और चौथी बात कि अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए हम किसी चीज को कि नहीं ये चीज हम इस एरिया में बना ले, इसको हम इधर से घुमा दें, इसको ये इससे बचने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि आज की जो करंट सरकार है इन चारों विषयों पर डिसीजन ले रही है, और इन चारों विषयों को काम करते हुए कोशिश होगी कि हम कैसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। और एक बात तो आपको मानना पड़ेगा कि पिछले 7-8 साल से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ही काम हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं पहले भी हो रहा था, कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, पहले भी हो रहा था। हो सकता है स्पीड बढ़ गई हो, आप पर डे रोड का जो स्पीड देख सकते हैं, जो बीआरओ ने रोड्स बनाए हैं उसकी स्पीड आप देख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जहां तक मुंबई की बात है, मुझे लगता है कि हमारी जो सरकार है वो दृढ़ संकल्प है कि अगले 2024 से पहले 2 इलेक्शन है, 2024 में लोकसभा का भी है, विधानसभा, कि जितनी चीजें जो हमको कंप्लीट करना है उससे पहले हम वो जनता को लोकार्पित करके हम उनसे कहें कि देखिए हमने एक काम शुरू किया था, हमने एक काम खत्म किया, अब आप हमको अपना आशीर्वाद दीजिए। प्रभु साहब, क्या वो 1-2 उपाय होंगे? क्योंकि देखिए आप काफी लंबे समय से मुंबई स्ट्रगल कर रहा है इन चीजों से। आपने ही बताया कि आप बहुत सारे प्लानिंग का हिस्सा रहे हैं, लेकिन क्या वो इंप्रूवमेंट है 1-2 पॉइंट जहां ये मस्ट होने चाहिए, नहीं तो उसके बिना इस शहर का काम नहीं चलेगा? देखिए, पॉइंट सुनने की थोड़ी अगर हिम्मत हो तो पॉइंट आपको संक्षेप में बताने के लिए मैं तैयार हूं। नंबर 1, जो 9 मेट्रो लाइन है उसमें हर एक मेट्रो लाइन, एक मेट्रो लाइन का जो बजट है, उस एक मेट्रो लाइन के बजट में आपको वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे और हार्बर लाइन के ऊपर डबल डेकर पूरा दुगना कर सकते हैं, और मुंबई के 70 लाख या 80 लाख लोग जो आज ट्रेन में जाते हैं उनकी लाइफ को आप आसान कर सकते हैं। ये एकदम सिंपल बात है। यानी 9 लाइन आपने किए हैं, जो मेन लाइन चर्चगेट से जाती है अंधेरी तक, जो मेन अंडरग्राउंड लाइन है, उसके आधे दाम में 80 लाख लोगों को राहत आप दे सकते हैं अगर आप देना चाहे। सवाल आपने कितने लाख करोड़ खर्चा किया ये नहीं होना चाहिए। सवाल ये होना चाहिए कि इतने लाख करोड़ खर्चा करने के बाद में कितने करोड़ लोगों का फायदा होगा। अगर सिर्फ 5-10 करोड़ लोगों का फायदा होने के लिए आप 25,000 करोड़ खर्च करेंगे तो मैं समझता हूं तकिया कलाम तो खूब इस्तेमाल करिए, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है,
कि गेम चेंजर हर एक चीज के लिए। ओला उबर आया तब भी किसी ने मीडिया में कहा कि ये गेम चेंजर है, तो हर चीज के लिए गेम चेंजर कहेंगे। मैं आपको दावे के साथ, मैं एक साइंटिस्ट हूं, इस चीज को पढ़ता हूं, अध्ययन करता हूं, मुंबई विद्यापीठ में पढ़ाता हूं, ये मेरा काम है कि इसको स्टडी करना, एनालिसिस करना। बहुत बढ़िया बात हुई कि ये मेट्रो लाइन, वेस्टर्न लाइन और सेंट्रल लाइन पे ये मेट्रो लाइन बनी, ये बहुत अच्छी बात हुई। लेकिन अगर आप कहेंगे कि इसकी वजह से ट्रैफिक कंजेशन कम होगा, तो मैं हंस दूंगा कि आप मुंबई को समझ नहीं पाए। अच्छा, ये क्यों हो रहा है? इसकी बात अगर सच जानने की अगर जिज्ञासा हो, मैं तो किताब लिख रहा हूं, उसको पढ़ना जब पढ़ेंगे, लेकिन आज संक्षेप में उसके बारे में अगर कहूं तो सिंपल बात है कि ये जो करजत पनवेल वगैरह के लिए 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपया एकड़ में लाखों एकड़ कुछ लोगों ने खरीद रखा है। अगर मुंबई में चर्चगेट से विरार और मानकुर्द या ठाणे तक रहने वाले लोगों के यातायात आसान हो जाए तो यहां से हटके वहां नहीं जाएंगे। जो 10 लाख रुपया में एकड़ खरीदा है उसमें 100 करोड़ 200 करोड़ कमाना जो चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि गरीब की सुविधा ज्यादा बढ़े। ये असलियत बात है। ये सच कोई माने या न माने, लेकिन ये सच बात है कि वेस्टेड इंटरेस्ट इतने बने हुए हैं कि गरीब को इस शहर से कैसे हटा के उनकी जो जमीनें हैं जो सस्ते में खरीदी हुई है, वहां के टाउनशिप में उनको कैसे फेंका जाए, इसका षड्यंत्र है। और इसके तहत इसमें सब मिले हुए हैं। ये कोई पॉलिटिकल मैं बात नहीं कर रहा हूं कि क्योंकि गरीब तो इलेक्शन में एक बार वोट देता है, उसके बाद में उसका काम खत्म। तो उससे पहले उसको जो भी कहना है वो कह के उसका वोट लो, बाद में उसकी सुविधा कोई ख्याल नहीं करता। समय बिल्कुल ही कम रह गया, तो हम बाकी मेहमानों से भी एक एक कमेंट ले लेते हैं। निरंजन जी, क्या आपके कहना होगा, क्या जिस लीकेज की बात कर रहे थे अभी यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता भी, प्रधानमंत्री भी बोल रहे थे, वही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है? पैसे की कमी तो नहीं है शहर को, लेकिन जो पैसा आवंटित होता है वो पूरी तरीके से लग नहीं पाता। विपिन जी, नीरज जी, बात एक ही है। जब बॉम्बे पुणे रोड बन रही थी ना, तभी यही बात निकली थी कि जुने जो रोड है उसको आप वाइडन कर दो तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पूरे जो नए रोड थे, बॉम्बे पुणे एक्सप्रेसवे जो बनी, उसको 1600 करोड़ रुपया खर्चा हुआ था और ये आज की तारीख में फुल उपयोगी हो गया है। लेकिन आज की तारीख में वही रोड बनता तो उसको 8,500 करोड़ रुपया लगते और 2,000 करोड़ रुपया सिर्फ लैंड एक्विजिशन में चले जाते। तो इसलिए जब ये हमने मुंबई पुणे रोड एक्सप्रेसवे, फ्रीवे जो हमने सुझाव दिया था, उसका ऑब्जेक्शन यही आया था कि जो जूना रोड आप बढ़ा के दे, चौड़ा बना दो, आपको नए रोड बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन बात ये होती है कि हम जब नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं वो 30, 40, 50 साल के लिए कर सकते हैं। प्रभु जी सही कहते हैं, हमें रेलवे लाइन को भी डबल करनी चाहिए, मेट्रो भी बनाने चाहिए, मेट्रो को अंडरग्राउंड भी करनी चाहिए। ये बस प्रॉब्लम्स में क्या है, ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास बहुत है। लेकिन हमारी खुशी एक ही है कि आप नए जो एमएमआर एरिया में है वो आप इतने इंफ्रास्ट्रक्चर पहली बार बना रहे हैं और मैं खुशी होती है कि ये एटलीस्ट हो रहे हैं। लेकिन जो प्रभु जी सुझाव दे रहे हैं वो भी करना चाहिए और भी हमें काम करना चाहिए। समय बिल्कुल ही समाप्त हो गया, माफी चाहता हूं, लेकिन बहुत मल्टी मॉडल की बात जो हिरन जी कह रहे हैं, बिल्कुल इससे सहमत हूं। प्रभु जी कह रहे हैं उसमें बिल्कुल गलती नहीं, बिल्कुल वही चीजें हैं जिसको दूर करना। तो ये शो दो लोगों के लिए है, एक जो यूजर है और एक जिनको करना है, यानी सरकार जी। बीच में हम लोग तो एग्जीक्यूटर हैं, आप जो कहोगे हम कर देंगे। तो सरकार को लंबा सोचना चाहिए और आम जनता को रिलैक्स मिले, ये काम करना चाहिए। और मल्टी प्रोंज स्ट्रेटजी होनी चाहिए, केवल एक ही रोड चौड़ा नहीं करना है, मेट्रो भी बने, सब कुछ बने, स्पीड ट्रेन भी बने। और उसमें मेरा एक ही सुझाव कि जब आप शिलान्यास का बोर्ड लगाते हैं ना, तो बगल में एक उसका लोकार्पण का बोर्ड लगा दीजिए, दोनों की फोटो खींच के डाल दीजिए। तो जिस दिन वो तारीख आएगी तो हम लोग फिर पूछेंगे भाई साहब क्या हुआ।
सही बात ये है। होना चलिए, क्योंकि समय बिल्कुल ही समाप्त हुआ, मुंबई की बात निकली, कितनी लंबी बात हो गई पता नहीं चला कैसे गया, लेकिन हाँ यही है कि चलिए बहुत सारे विकास कार्य हो रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो वक्त पे कंप्लीट हो, उस बजट में कंप्लीट हो और वाकई में उससे लोगों को फायदा हो, यूं नहीं कि वो प्रोजेक्ट पीछे रह जाए, समस्याएं आगे निकल जाएं, यही इसका सार है। फिर एक दिन बैठेंगे, फिर बात करेंगे मुंबई पे, अपने प्रिय शहर पे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।